प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इंतखाबात मामला, सुप्रीम कोर्ट और विफाकी हुकूमत में टकराव, खौफनाक महाज में तब्दील, शहबाज शरीफ की ऐवान में खड़े होकर सख्त तकरीर, सियासतदान 1 मिनट में जेल के अंदर, पिछले 40 सालों में कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया, शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का कह दिया, काबीना का हंगामी इजलास, अजखुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे, अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर, रात गए बिल ऐवान में पेश कर दिया गया, हुकूमत क्या करने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इंतखाबात मुलतवी केस, इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौरान समात अहम रिमार्क्स, अखराजात पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस ने जजेस तनख्वाहों की कटौती की तजवीज दे दी, मंदुखिल इख्तिलाफी नोट अंदरूनी मामला करार, फौज हुकूमत के मातहत है, वो कैसे सिक्योरिटी फराहमी से इनकार कर सकती है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठा दिया, क्या अदालत कल फैसला सुना देगी। ये अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा हामिद खान साहब, आप बहुत अच्छी तरह से ये कानूनी मामलात को समझते हैं, यू हैव आपकी जो एक्सपीरियंस है वो तमाम सूरत हाल को जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है, जो अदालतों में हो रहा है, अदालतों के बाहर हो रहा है, वो किस नजर से देख रहा है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त काफी हिजाम की कैफियत है चीजों की। बहरहाल अदालतों में फैसले होते हैं, डिफरेंस ओपिनियन भी होता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतना इससे परेशान नहीं होना चाहिए। होपफुली मामला तय हो जाएंगे ऐसा ऐसा, और सारी दुनिया में अदालतों में अपने अपने लोगों के जजेस के जो हैं वो व्यूज और ओपिनियंस होती हैं। तो मेरे ख्याल में इतना इस वजह से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट्स होप कि फाइनली ये चीजें ठीक रिजॉल्व हो जाए। अच्छा हामिद खान साहब, आप कह रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाएंगी, बट एज ऑफ नाउ अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो एक हमें महाजराई की कैफियत नजर आ रही है। एक हंगामा खेज इजलास होता है कौमी असम्बली का, जिसमें सारा जो क्रिटिसिज्म होता है वो जुडिशरी पर हो रहा है, फिर दूसरी तरफ जुडिशरी एक तरह से फंसी हुई है, लग रही है। और अब जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है। अगर हम ये जो समात आज हुई इसके हवाले से ही बात कर लें, या जो कल मुतवक्के फैसला आना है, क्या लग रहा है इस वक्त ये बिल लेकर आना या इस वक्त तरमीम करना उसको नोटिस केस में, ये क्यों हुकूमत को लगा कि इस वक्त करना जरूरी है? देखिए ना, एक तो बात आपने ये की कि ये जो आप फैसला जो कल आया है उसके हवाले से तो अवाम पैदा हुआ है। ठीक है, सही आप कह रही है, अवाम पैदा हुआ है। जो डिसेंटिंग जजेस ने अपना व्यू दिया है उसकी वजह से वो अपनी जगह, लेकिन अब चूंकि मामला ऑलरेडी चल रहे हैं, अदालत में हैं, एक नया बेंच भी बना है, मैं उम्मीद करता हूं कि इन मामलात को दूर करने के लिए चीफ जस्टिस साहब इसमें अपनी लीडरशिप दिखाएं और बेहतर यह है कि फुल कोर्ट को बिठाएं ताकि ये अहम मामला जो है एक तरफ रिजॉल्व हो जाए, ताकि कोई ये कह ना सके कि फलां जज बैठा होता तो ये होता, वो ना होता तो ये होता। तो ये एक दफा अगर ये कर लें तो मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। दूसरी बात आपने की है, जो अभी उन्होंने बिल पेश किया है नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने 2 चीजें की थी। एक तो ये किया है कि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदी ना हो, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस की भी हो, कमेटी हो, वो करे। और दूसरा ये है कि बेंचेस की फॉर्मेशन के लिए भी ये कहा है। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके फैसलों के खिलाफ अपील भी होनी चाहिए लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छे से हम वकला कह रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ये होने चाहिए, रिफॉर्म्स की जरूरत है। और उस लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए थी। सिर्फ टाइमिंग की बात है, क्योंकि इस खास मौके पर क्यों ये उन्होंने समझा कि ये जो बिल लाना चाहिए, उसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है। बहरहाल जहां तक ये स्टेप्स का ताल्लुक है, ये तीन स्टेप्स इनका मैं जिक्र किया है मैंने, उनमें कोई हर्ज नहीं है।
ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा नाम है सर, बड़े सीनियर, और अब आपने जिस तरह की अभी बातें कह रहे थे इस वक्त हमें वो मतलब डिफरेंट किस्म की यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई हैं वकीलों ने जो बड़े बड़े हैं। आपकी लाइन ज़रा बैलेंस्ड और मतलब एक वो कहते हैं ना तवाज़ुन है उसमें कि इस तरह मसले को हल करने की तरफ जो आप बात कह रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट। आप सर जो अभी आपने बात की सुओ मोटो पे, ये पिछले 25 साल से जब से हमने देखा है, स्पेशली जब यहाँ इसका सीनियरिटी का आपको याद होगा जो उन्होंने मसला हल कर दिया था। पहले तो ये यहाँ पे हुकूमत जो थी वो चीफ जस्टिस लगाती थी, फिर उन्होंने सीनियरिटी का मसला हल कर लिया कि नहीं जनाब के चीफ जस्टिस हैं अपनी सीनियरिटी पर लगते रहेंगे, जो उनका मेरा सजाद अली शाह साहब के दौर में है। उसके बाद अगेन ये मसला तो हल हो गया, जो हुकूमत के पास एक पावर थी। और उसके बाद हुकूमत की जो तकलीफ थी सबसे ज़्यादा वो सुओ मोटो पे थी। वो इस चीज़ से भड़कते थे कि सुओ मोटो हमारी गवर्नेंस पे, हमारी करप्शन पे, हमारे ठेकों पे, हमारी या ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पे ये अदालतों को नहीं करने चाहिए। आज 25 साल बाद उन्होंने कोशिश करके वो पावर जो है क्लिप करने की उन्होंने कोशिश की है। आप समझते हैं कि जुडिशरी इसके बाद उतनी इफेक्टिव रहेगी, उतना वो हुकूमतों को रेगुलेट चेक कर सकेगी जो सुओ मोटो पावर्स के साथ पहले करते थे? वो कॉल होल्ड पे चली गई आई थिंक, या कोई कनेक्टिविटी का इशू है। सवाल मेरे ख्याल से हामिद खान साहब ने नहीं सुना। जो क्लासेस अब आप बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और डेफिनेटली ये बात इस वक्त डिस्कस होनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक हिस्ट्री है। PMLN की तो खैर एक हिस्ट्री है ही इस हवाले से, लेकिन अभी हम अगर बहुत करीब के पास्ट में देखें, जब ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब सुओ मोटो पे सुओ मोटो लिए जाते थे और गवर्नमेंट भी उस वक्त नून लीग की थी, तो एक सवाल तो पैदा होता है सिचुएशन में कि उस वक्त ये सोच क्यों नहीं आई कि ये इस तरह का होना चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। क्या अभी कोई बाकी इदारों से सपोर्ट का मामला है या क्या चीज़ है? चलें, अगर इतनी देर में वो कनेक्ट हो जाते हैं हामिद अली खान साहब, बहुत सारे सवालात थे जो वो अच्छे जवाब दे सकते थे, नहीं तो हम अगले सेगमेंट में उनको दोबारा ले लेंगे। इस पे ना बड़ी अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो लोगों को इस पूरा बैकग्राउंड मेरा ख्याल हमें समझाने की ज़रूरत है। ये जो लड़ाई चल रही थी, आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो एक तरह की वार डिक्लेयर की है ऑन जुडिशरी एंड ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े अरसे से सियासतदानों की कोशिश थी, बड़े अरसे से। अब इसमें किसका कसूर है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे कुछ ऐसे कोई फैसले हुए हैं, कुछ ऐसे मैं मतलब उसमें लूज बॉल्स हुई हैं जिसकी वजह से हुकूमत को मौका मिला है कि वो स्ट्राइक करे, और जो पिछले 25 सालों से उनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम अपने अंदर लेकर आएँ, हम इनको रेगुलेट करें, हम जजेस जुडिशरी जो है ना हमें तंग ना करें, हमारे फैसले ना दें, हमें डिस्क्वालीफाई ना करें, हमारे करप्शन केसेस JATs यहाँ पे जेल में करना, ये चीज़ें मतलब जब तक हुकूमत की मैं बता रहा हूँ, वही हुकूमत जब अपोजिशन में जाती थी तो उसको ये बड़े अच्छे लगते थे जजेस भी, इसको सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन द मोमेंट वो हुकूमत में आते थे सारे तंग होते थे। अब ये पहले क्या होता था, मतलब मैं दोनों साइड्स आपको दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसी चीजें हुई हैं कि इनको मौका मिला है और वहां से इनके साथ क्या इश्यूज थे कि सुप्रीम कोर्ट पर स्ट्राइक करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, इफ आई एम राइट, कि पहले ये पावर्स होती थी हुकूमतों के पास कि चीफ जस्टिस जो है ना ये तयन करते थे, लॉ मिनिस्ट्री करती थी, समरीज जाती थी, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर जो है ना जैसे आर्मी चीफ लगाते हैं, ये इस तरह की पावर्स वजीर आजम के पास होती थी, तो ये पहले चेक करते थे इस अर्ली 90s तक। सो हुकूमत अपनी मर्जी का जुडिशरी में से बंदा देख लेते थे कि कौन सा जो है ना लाइक माइंडेड है, कौन हमें तंग नहीं करेगा। यहाँ तो कंसेप्ट है, आपको पता है, बंदा अपना होना चाहिए, अपना फौजी जर्नल होना चाहिए, अपना सहाफ़ी होना चाहिए, अपना एंकर होना चाहिए, अपना यहाँ पे कॉलम निगार होना चाहिए, अपना जज होना चाहिए, अपना ब्यूरोक्रेट हो, अपना IG हो, अपना चीफ सेक्रेटरी हो, अपना DGFI, अपना सबसे अपना बंदा होना चाहिए। ये कंसेप्ट था, अभी भी है। ये कंसेप्ट नवाज शरीफ साहब ने चढ़ाया। अच्छा, इससे पहले भी था, नवाज शरीफ साहब के दौर में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ कि हर जगह अपना बंदा होना चाहिए, बस बिल्कुल इधर उधर नहीं। इससे पहले भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी अपना बंदा होना चाहिए। वो अपना बंदा किसको लाए? जना जिया साहब को लेकर आए। फिर नवाज शरीफ साहब कहा जी अपना बंदा होना चाहिए, जना मुशर्रफ को लेकर आए। अपने बंदों ने ही इनके खिलाफ कार्रवाइयां की। अपना बंदा जज ये लाए थे, आपको याद है साकिब निसार साहब ने इनको लॉ सेक्रेटरी लगाया था, जो इन्होंने वकील से उठाया, लॉ सेक्रेटरी लगाया, वजह अपना बंदा होगा। अपने बंदे ने टंग दिया, बाद में चीजें देखी। सो हमारे सियासतदान हूं ये कभी नहीं समझे कि अपना बंदा कोई नहीं होता। जब वो सीट पे चला जाता है, और मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहब ने एक दफा कहा था फरूक लगारी साहब के बारे में कि लगारी साहब हमारे अपने बंदे हैं। लगारी साहब ने अगले दिन प्रेस नोट जारी किया तो उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं आपका बंदा नहीं हूं। वही लगारी साहब जो बहन कहते थे बलोच हूं, भाई हूं, तो फलां फलां। और वही बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत ने सैक भी की, वज़रदारी और बेनजीर भुट्टो पे केसेस भी बनाए। मैं अपना बंदे का कंसेप्ट बता रहा हूं कि हुकूमतें चाहती हैं अपना बंदा। बेनजीर भुट्टो साहब ने जो इनको लगाया था ये जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब
कि इनको लगाया था ये सोचकर सिंध ही हैं, सिंध से हैं, और इन्होंने क्योंकि 93 में जब बेनज़ीर भुट्टो इनकी सारी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल की गई थी, उस वक्त चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, उस वक्त जिन्होंने डिसेंट नोट लिखा था उसमें ये थे जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे कि बहाल नहीं होनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो को लगाया तो बड़े अच्छे जज हैं, सिंध से भी हैं, अपने अहमद सिंधी मानू हैं, ये ठीक रहेंगे, उन्होंने उनको चीफ जस्टिस लगा दिया। उन्हीं के दौर में ही बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत टूटी, फरूक लगारी ने तोड़ी, और उन्होंने एंडोर्स किया उसको जुडिशल के तौर पर कि हुकूमत ठीक टूटी है। मैं आपको मिसालें दे रहा हूं कि अपना बंदे का जो कंसेप्ट था। अब क्या हुआ, जब उन्होंने चीफ जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब थे, उन्होंने फैसला दे दिया, बेंच ने, बड़ा मशहूर ज़माना केस था, उसमें उन्होंने ये एक अल जिहाद ट्रस्ट केस था मेरा ख्याल, अगर मुझे सही याद है, कि अब हुकूमत जो है ना वो नहीं लगाएगी जजेस को, चीफ जस्टिस वो नहीं लगाएगी, सीनियरिटी की बुनियाद पर लगेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो वहाँ पे लॉबिंग होती थी, वहाँ पे कंस्पिरेसीज होती थी, इसी तरह जैसे आर्मी चीफ के लगते वक्त आज होता है ना प्रॉब्लम, ये उस वक्त यही प्रॉब्लम यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस के वक्त होता था। लिहाजा वो लॉबिंग खत्म होगी, इंट्री खत्म होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होगी, सबको पता था फलां डेट पे फलां फलां चीफ जस्टिस लगेगा। उसका ये हुआ कि जुडिशरी जो है एग्जेक्टिव के कंट्रोल से निकल गई। जब ये वहां से निकले थे हुकूमतें, वो तालमतालने लगी कि यार अपना बंदा तो निकल गया, अपना जज तो रहा नहीं है। ये तो उन्होंने फिर उसके असल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर जुडिशरी ने सुओ मोटो लेना शुरू कर दिए, उन्होंने गवर्नेंस पे सवालात उठाने शुरू कर दिए, वजीर आज़म को बुलाना शुरू कर दिया। इवन नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था तौहीन अदालत में केस में 1997-98 में, इनको बुलाया गया, जस्टिस ये चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे उस वक्त। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुलाया गया, राजा परवेज अशरफ साहब को बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब गए, डिस्क्वालिफिकेशन शुरू होगी वहां से। इन्हें ये लगा कि ना जुडिशरी तो हमारे हाथ से निकल गई है। इनके पास क्या दूसरा टूल था, इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने कहा ये जो जजेस जो है ना अपनी मर्जी के ये ले आते हैं बेंचेस, इनके वकील यार दोस्त होते हैं, वहां से ये लाते हैं अपने, वहां से अपने उससे चेंबर से ये बंदे लगा लेते हैं, जजेस लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जुडिशरी में अपने बंदे इंडक्ट कर लेते हैं। उन्होंने एक 18वीं तरमीम के बाद, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, उन्होंने एक यहाँ पे पार्लियामेंट्री जुडिशियल कमेटी बना दी थी कि इन्होंने पावर लेने की कोशिश की कि हम जो हैं यहाँ से ये जो इसमें जजेस इंडक्ट होंगे इस सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हम ओवरसाइट करेंगे उसकी। इसमें इन्होंने अच्छा क्लास साहब, बात आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं। जी प्लीज, मैं जरा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप सवाल दोबारा से करें। जी हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, वो लाइन जरा थोड़ी सी कट गई थी, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहीं से सर ये कनेक्ट करते हैं। सर इस वक्त जो आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मस है कि आपने बड़ी बैलेंस और बड़ी तवाज़न वाली गुफ्तगू की है, आपने वो स्वीपिंग उस तरह पोजीशन नहीं ली जो इस वक्त वो ली जा रही है। आपको लगता है कि सर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनके अंदर जो डिवीजन नज़र आई है आपस में, जो इसी केसेस में हमने देखी है, उसके बाद हुकूमत को हौसला हुआ है कि जुडिशरी डिवाइडेड है आपस में, ये ब्रादर जजेस जो हैं इनकी नहीं बन रही, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम इस वक्त पावर जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ एक थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट है विद इन द बेंच, तो उसका फ़ायदा उठा के ये इन्होंने कानून साजी शुरू की है। सर मज़ाहर तो यही लग रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल को देखते हुए, इसका फायदा उठाते हुए हुकूमत ने ये कानून साजी की है। लेकिन कानून साजी में जो उसका कंटेंट है वो तो ऐसा नहीं है जो कि हम समझते हैं कि गलत बात है, क्योंकि इसके बारे में तो वकला का भी बहुत अरसे से डिमांड थी कि जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं वो सिर्फ एक चीफ जस्टिस के पास नहीं बल्कि एक कमेटी के पास होने चाहिए, हेडेड बाय चीफ जस्टिस। अगर वो बात लेके आए हैं, उन्हें पहले लानी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि जब तक उन्होंने डिवीजन नहीं देखी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब चूंकि उन्होंने देखा है कि इसमें दो व्यूज आ गए हैं, बेंचेस उन्होंने बनाए हैं जिसकी वजह से जुडिशरी के अंदर डिवीजन हमें नजर आई है। उन बेंचेस में उन्होंने उन पे जो नाकदीन कहते हैं कि वो अपनी मर्जी के उन्होंने हम ख्याल जजेस लगाए, और आगे इस तरह के बेंच बने जिसके बाद दूसरी पार्टी को शिकायतें शुरू हो गई कि मोस्ट सीनियर जजेस है, जैसे कि ये उसमें काजी फैज ईसा साहब हैं, सरदार तारक साहब हैं या दीगर हैं, तो उनको ये शिकायतें आना शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी डिस्क्रेशनरी पावर जो है, सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और सीनियर जजेस से वो थोड़े से नाला हैं, कतराते हैं। तो व्हाट वाज द रीजन, सीनियर जजेस क्यों नहीं ला रहे थे? जैसे आपने भी कहा फुल कोर्ट बना लेना चाहिए था, तो इन चीफ जस्टिस साहब को क्या खतरा था कि उन्होंने सीनियर जजेस को दूर रखा है बेंचेस से? लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब की कमजोरी नजर आई है। साल भर से वो इसी तरह कर रहे हैं, बेंचेस डिस्प्यूटेड चल रहे हैं, और जो सीनियर चुनी जज है उसको इम्पोर्टेंट बेंच से बाहर रखा जा रहा है, जिससे कि ये माहौल खराब हुआ है।
अब बल्कि इससे पहले गुलजार साहब भी यही काम कर रहे थे। तो इन दोनों चीफ जस्टिस ने माहौल को काफी बिगाड़ दिया है। इस वजह से अपॉइंटमेंट्स के मामले में भी कॉन्फ्लिक्ट अंदर आ गया है, और फिर अब बेंचेस की फॉर्मेशन पर भी बड़ा आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो इसमें मैं समझता हूँ बड़ी हद तक कमजोरी जो है चीफ जस्टिस साहब की है कि उन्होंने मामलात को अपने हाथ से निकलने दिया, और इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई है जजेस के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थे। अगर वो इस मामले में फेयरली चलते, बैलेंस चलते, तो शायद ना बनता होता। अरे सर, ये हमने इसमें देखा है कि अभी ये आई थी सर, डिमांड की थी ये पिछली जो उसमें डिसेंट उसमें जजमेंट आई थी मिनार्टी के मंसूर अली शाह साहब की, या उस जमाल मंदोखेल साहब की, या उससे पहले अफरीदी साहब या अतर मनीला साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब कि जब उस पर जस्टिस उस मुज़ाहिर नकवी साहब की टेपें सामने आई थी तो उन्होंने अपने लिखा भी इसी नोट में, इंस्टीट्यूशनल को उस पर रिस्पांस नहीं आया कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस नहीं लिया। एक अदलिया पे, ऑनरेबल जजेस पे बहुत बड़ा एक सवाल उठ गया। तो वो आप इसको समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए था, कोई इंक्वायरी कमेटी वगैरह बिठानी चाहिए थी ताकि उन पे एतराज़ ना आते और उनके नाकदीन को मौका ना मिलता उन पे अटैक करने का? सर नहीं, वो तो एक जज की बात कर रहे हैं ना जिनके ऊपर ये सवालात उठे थे सर, जो भी हैं वो तो मामला बहरहाल इन्होंने शिकायत तो कुछ लोगों ने की है, मुख्तलिफ जराए से हुई है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नहीं जाना। वो कार्रवाई करें शिकायत पे नहीं करें, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लिहाजा उसको कहना कि उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो इंक्वायरी करना फिर सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। अच्छा, एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो बेंच बनाया फिर उसमें से कुछ रिक्यूज कर गए, प्रेशर डाला गया, और कुछ जो थे जजेस उन्होंने भी अपना एक खिलाफी नोट दे के फिर अल्टीमेटली तो 5 जजेस ने फैसला किया जिसमें 3-2 से एक फैसला हुआ, जो कि किसी हद तक मुतनाज़िया हो गया है और जिसमें अफहाम आ गया है कल के माइनॉरिटी नोट, माइनॉरिटी डिसेंशन नोट की वजह से। वो तो हुआ है, अपनी जगह है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर पहले ही साहब इसमें फुल कोर्ट बना लेते, या 9 जज अगर उन्होंने बिठाने थे, 9 जज का बेंच बनाना था, तो वो 9 सीनियर जज बिठा लेते तो शायद इतनी रिजेंटमेंट ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना होता, ये रिजेंटमेंट ना पैदा होती। अब भी टाइम है मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब लीडरशिप शो करें और जो मामलात अब उनके सामने हैं इस हवाले से उनमें फुल कोर्ट बिठाएं, और ताकि एक तरफ ये इशू सेटल हो जाए। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि अभी आपने बात भी की है कि जो फैसले आए हैं पिछले उसमें बड़े मुतनाज़ा हो गए। आप सर इसको कैसे व्यू करते हैं? आप किस साइड पे अपना वज़न डालेंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा है कि 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है? आप इसको कैसे देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ठीक कह रहे हैं, या जो 5 रुकनी बेंच की पहले आई थी, उन जजमेंट आई थी, अक्सरियत ही आई थी चीफ जस्टिस साहब के, उसमें वो ठीक फैसला था या मंसूर अली शाह साहब ठीक कह रहे हैं? सर देखिए, मैं नहीं समझता कि मंसूर अली शाह साहब का जो इसमें तादाद जो दी है 4-3 वो दुरुस्त है जी। वो क्योंकि अल्टीमेटली 5 जजेस ने ही आखिर में केस सुना है और उन्होंने ही फैसला दिया। लिहाजा जो जजेस उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, ये पहले कोई अपना व्यू दे भी चुके थे, तो एज मेंबर ऑफ द बेंच नहीं दिया था उन्होंने व्यू, अपना व्यू लार्जर बेंच का हिस्सा होते हुए दिया। जब वो लार्जर बेंच ही डिसॉल्व हो गया और नया बेंच बन गया, तो अब जो भी फैसला होगा, जो नया बेंच है जिसने फाइनल हियरिंग की है, उसी को काउंट करेंगे फिगर, उसमें 3-2 होगा, 4-3 नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर वो भी नोट देख लिए जाएं, उसमें भी वजाहत नहीं है कि वो अपना कोई वाज़ेह फैसला दे रहे हैं। खास तौर से जस्टिस या आफरीदी साहब ने तो ये कहा है कि मेरा ये व्यू है, तो मुझे तो वैसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चीफ जस्टिस की मर्जी पे छोड़ता हूँ, मुझे बिठाते हैं कि नहीं। उसको आप क्लियरली एक व्यू आप या डेफिनेट व्यू नहीं कह सकते। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ थोड़ी सी कुछ मेरे ख्याल में गलती की है माइनॉरिटी जो डिसेंटिंग नोट में, कि उसका काउंट 4-3 करते हैं। 4-3 हो ही नहीं सकता, बेंच ही 5 जजेस का है, तो 4-3 सर आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आज जब ये बात समाज शुरू हुई है
तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कमेंट किया, उन्होंने कहा जनाब ये जो इसका 4-3 या 2-3 वाला मसला है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये घर का मसला है, इट्स नॉट ए पब्लिक मैटर टू बी डिस्कस्ड। डू यू एग्री सर, जब ये चीज़ रिटर्न में आ गई है, बेंच में भी ये कमेंट आ गए, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है कि ये 4-3 है या 2-3 है? ये अंदरूनी मामला नहीं रहा, अब तो सारा कुछ चीज पब्लिकली आ गई है ना, एक फैसले की शक्ल में आ गई है। बहरहाल उन्होंने मेरे ख्याल में माहौल को बेहतर करने के लिए किया, क्योंकि इस बेंच में वही डाइसेंटर नजर आ रहे हैं ना 5 में से, तो उन्होंने मेरे ख्याल में माहौल जो था अदालत का वो बेहतर करने के लिए ये रिमार्क किया। अच्छा सर, आज उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की बड़ी फैरी स्पीच, धुआंधार, एक उन्होंने बात की कि सियासतदान करप्शन पे वो अदालतों में जाते हैं, जेलें होती हैं, तो जजेस को भी जेलों में जाना चाहिए सर। डू यू एग्री कि ये चीज़ें होनी चाहिए? और कुछ जज आज तक गया है जेल में, उस पर सजा पे उस पर कुछ जेल कुछ उनको सेंटेंस की गई हो? देखिए, जेल में जाना तो बात की बात है, जजेस का एक उनके कॉन्डक्ट का, ये मिसकॉन्डक्ट पर जो कार्रवाई का एक तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट आइन ने दिया हुआ आर्टिकल 209 के तहत। अगर आपको शिकायत है, फिर ये हुकूमत में है, अगर शिकायत है तो जिस जज के बारे में इनका ख्याल है कि वो करप्शन में मुलविस हैं, तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजें आर्टिकल 209 का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। तो अब फिर वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इसका फैसला करने की वजाहत होगी। आप तो नहीं कह सकते कि किसी को हटा दिया जाए या उसको जेल भेजा जाए। तो इसलिए मेरे नजदीक शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन इस हवाले से आइन को नहीं पढ़ा। अच्छा सर, एक इतराज ये आता है इन पे कि जब रेफरेंस भेजे जाते हैं, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ भी इस वक्त पड़े हुए हैं, इजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी मेरा ख्याल है पड़े, वो कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर मर्जी है, 6-6 महीने 6-6 साल 2-2 साल पड़े रहे हैं, वो उठाते नहीं है, टेकअप ही नहीं करते सर फेलो बिरादर जजेस जो हैं, तो फिर हम कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे सर इसकी जुडिशरी को? दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, वो है, वो हम भी कहते हैं बाज़ औक़ात की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जितनी शिकायत आती हैं वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो एक और किस्सा है। लेकिन देखें, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक और चीज है, और एक शिकायत जो किसी और ने कोई भी अवाम में से कर सकता है, बाद में से कर सकता है किसी जज के खिलाफ, वो एक और चीज है। 209 के तहत दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो सदारती रेफरेंस है उस पर तो एक्शन लेना फिर जरूरी हो जाता है, और उसका तरीकाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस भेजे 209 का। वो तो नहीं, इन्होंने कोई अभी तक इनिशिएट नहीं किया, तो इसलिए ये कैसे शिकायत कर सकते हैं कि रेफरेंस भेजने का फायदा ही नहीं, इस पर एक्शन नहीं लेंगे? एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक दफा सदारती रेफरेंस जाता है तो फिर होगा, एक्शन लेना सर पड़ेगा। आपको लगता है जिस तरह के हालात, जैसे आप भी उसे एग्री कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं, ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस तक सितंबर तक ये कंटिन्यू कर सकेंगे, या कोई इनके खिलाफ भी इसी तरीके का कानून लॉ में चेंजेस करके कोई इनको भी हटाने की हुकूमत कोशिश करेगी? जितनी हुकूमत आगे चली गई, जिस तरह की फेरी स्पीचेस आज नजर आई हैं, ये अपनी टर्म पूरी कर सकेंगे सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं हटाने का सिवाय प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के आर्टिकल 209 के, उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात जरूर ये बनाएंगे। और मेरा ख्याल है चीफ साहब को इन हालात में अपना एक लीडरशिप रोल अदा करना चाहिए, और सारी सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ये इन पर फर्ज है, बीइंग द लीडर ऑफ द कोर्ट, कि वो सबको इकट्ठा करें और जिसकी शिकायत है वो दूर करें, और इस किस्म के केसेस में फुल कोर्ट बना के उसका फैसला एक तरफ करना। अच्छा, लास्टली हमने माजी में देखा कि इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई थी, जजेस की रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, उसको ओवरसाइट करने के लिए कुछ लॉज में चेंजेस की गई। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने तमाम चीज़ें जो हैं नल एंड वाइड करार दे के प्रोसेस को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। अभी आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा लॉज यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट इनको रिवर्स कर सकती है, इनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, या ये एक्सेप्ट करेगी कि पार्लियामेंट की पावर्स हैं, वो लॉज ला रहे हैं तो लाने दें उनको? नहीं, देखिए ना, पार्लियामेंट के पास इख्तियार तो इन्हें दिया है कि वो इस मौजू पर कानून बना सके, और बना रही है जो भी आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा इख्तियार है कि उस कानून को एग्जामिन करे कि किसी आइन की शिक के साथ मुतसादम तो नहीं है।
अगर मुतसादम है तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती। लास्टली सर, आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब ने इस्तीफे दे के असेंबली से अपने साथ भी ज्यादती की, अवाम के साथ भी की, जुडिशरी के साथ की, आज वो बैठे होते तो ये लॉ इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना होता, कमेटीज में बैठे होते, कैमा कमेटी में वहां रोला डाल सकते थे, सो बाहर निकल के तो इमरान खान साहब एक तरह के मतलब फैसिलिटेट किया उन्होंने ये हुकूमत को बिल्डोज करके लॉज ले आए अपनी मर्जी के। जी, आप मगर मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि ये गलती थी, बल्कि मैंने हाँ साहब से भी ये बात की कि किसने एडवाइस किया था कि आप असेंबली से अलग हो जाएं, तो बाहर सूरत वो एक गलती है जो उनसे हो गई है, जिसका फायदा दूसरी पार्टी ने पूरा उठाया है। एक तो अपोजिशन तकरीबन खत्म हो गई, जो अपोजिशन नाम की है वो उनकी पॉकेट अपोजिशन है, वो तो अपोजिशन नहीं है, वो तो अपनी मर्जी के 20-22 जो 25 लोग हैं। तो आपको खान साहब ने बताया कि उनको मशवरा किसने दिया था कि असेंबलियां तोड़ें फिर ये इस्तीफे दे के चलो, उन्होंने बताया सर आपको? उनका ये ख्याल था कि मैं चाहता था कि जल्दी इलेक्शन हो जाए और इस तरह प्रेशर बिल्ड किया जाए, तो उनके ख्याल में ये एक स्ट्रेटेजी थी उनकी, जिसके खातिर उन्होंने ये स्टेप लिया था। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी मेहरबानी की सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, आज की हेयरिंग के हवाले से बात हो रही थी, अभी पिछले सेगमेंट में भी चीफ जस्टिस साहब के कुछ अहम रिमार्क्स थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि एक ही सूरत हो सकती है कि इमरजेंसी लगा दी जाए और इलेक्शन मुलतवी हो जाए। दूसरा, उन्होंने एक वे आउट भी दिया। अब ये दोनों चीज़ों पे आप जरा कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या इसकी वो लग रही है। उन्होंने कहा जी तनख्वाहों में कटौती करके, और खासतौर पर जजेस का कहा कि उनकी तनख्वाहों में कटौती करके जो है वो ये इलेक्शन अखराजात पूरे किए जा सकते हैं। तो ये इन रिमार्क्स को किस तनाजुर में देखेंगे? बड़े मज़े की चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ठीक कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आर्डर करती है अगर कि इलेक्शन कराए जाएँ तो फिर आपको इलेक्शन कराने हैं। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस करनी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, जैसे जना मुशर्रफ ने नहीं माना था 3 नवंबर को, फिर आप एमरजेंसी लगा दें। फिर एमरजेंसी लगा के फिर उसके अपने उसके SOPs हैं, प्रॉब्लम है, कंसिक्वेंसेस हैं। जना मुशर्रफ पे भी जो इन्होंने केस किया था, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 वगैरह का, वो 3 नवंबर 2007 का था, वो 12 अक्टूबर वाला नहीं था। उसको इंडेमनिटी पार्लियामेंट दे चुकी थी। सो 3 नवंबर एमरजेंसी लगाने के भी उतने ही सीरियस कंसिक्वेंस थे जितने उसके। अदालत ने एक तरह का वार्न किया, मैं समझता हूँ उनको वार्न किया है कि अगर आप ये स्टेप करेंगे तो उसके अलहदा फिर कल को चीज़ें चैलेंज भी हो सकती हैं, सब कुछ। खैर हुकूमत के जहन में होगा जी पार्लियामेंट हमारे पास है, हम फिर उस पर कल को उसके आके उसे इंडेमनिटी ले लेंगे या कोई बिल पास करवा लेंगे, मे भी उनके जहन में ये हो, नंबर 1। दूसरी बात जो है ना वो तनख्वाहों वाली, ये मेरा ख्याल हुकूमत का पिछले दिनों पहले मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी, वो तो बड़े खुश होंगे इस बात से सुन के कि इनकी तनख्वाह काट के इलेक्शन हूँ या ना हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि जजेस को बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, इनकी सैलरी ज़्यादा हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो हमें लेनी है, तनख्वाहें कम करें। याद है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था। वो तो बड़े खुश होंगे भाई जजेस अगर इलेक्शन के लिए अपनी तनख्वाहें देने को तैयार हैं तो फिर तो ता सुभान अल्लाह, तो बिस्मिल्लाह, चलो वो हो ना हो, ये ज़रा तनख्वाहें तो इनकी कम कर रहे हैं, खुद ऑफर कर रहे हैं। और फिर इनका मेरा नहीं ख्याल कि फैलो बिरादर जजेस जो हैं हाई कोर्ट्स के हैं या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के, क्या सिर्फ तनख्वाहें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की काटी जाएंगी या फिर उसमें हाई कोर्ट्स भी होंगे, फिर सेशन कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, स्पेशल अदालतें हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, जजेस तो फिर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं। क्या फिर सबकी तनख्वाहें कटेंगे? फिर शायद कोई 2-4 रुपया बच जाए, 20 अरब तो अगर उसमें बन सकता है। सो एक चीज़ तो वो है। खैर मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा, जहाँ तक मैं समझाऊँ, अता मोहम्मद बंदियाल साहब एक तरह का वो दे रहे थे, एक कहते टोकन, एक या उसको जेस्चर के तौर पर कि हुजूर आप पैसे बनाने पे हैं। वो आर्गूमेंट तो ये भी है कि मुफ्त आटा जो दे रहे हैं 60-70 अरब ये रुपीज़ का, अगर उसके पैसे हैं आपके पास, फिर इलेक्शन के पैसे भी 20 अरब रुपए, वो लैपटॉप स्कीम्स और ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, उस पे सारे पैसे हैं आपके पास, गंदम देने के लिए भी हैं, आटा देने के लिए भी हैं, फिर लैपटॉप भी है, लाश पाश, मतलब वो सारी कुछ हैं। लेकिन इसके लिए पैसे इलेक्शन, वही वाली बात है ना कि उस नियत ना हो, एक है तो फिर मतलब बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। एक दूसरी चीज़ जो है जो बड़ी उन्होंने बातें की अहमद खान साहब ने, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चीफ जस्टिस साहब ने मौका दिया है इसको, ये हुकूमत को। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब रहे हैं, 2-3 दफ़ा इन्होंने कोशिशें की थी उस वक्त। वो खैर पब्लिक प्रेशर था उस वक्त, नई जजेस की बहाली हुई थी, वकला साथ खड़े थे, तो लिहाजा वो बहुत सारे स्टेप्स नहीं ले सकी हुकूमत जो 25 साल से लेना चाह रही थी। अच्छा। मैं ज़ाती तौर पर, हो सकते बहुत सारे लोग मेरे इससे डिसएग्री करें, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सुओ मोटो की पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास रहनी चाहिए।
नहीं तो यहाँ पे ये जो समझे जाता फौरी तौर पर हमें मिसालें देंगे, वो लंदन की अदालतें, यूरोप की अदालतें, अमेरिका की अदालतें, फलान। वो भाई साहब अपने औकात में रहें। जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, जो हमारा डीएनए है, हमारे जो जीन्स हैं, जिस तरह की गवर्नेंस होती है, यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे मिल के लूट मार करना शुरू कर देते हैं। ना पार्लियामेंट अकाउंटेबल होना चाहती है, ना अदलिया होना चाहती है, ना सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होना चाहती है। फिर आप कल को यहाँ पे करप्शन के केसेस आते हैं, इनकी मर्जी है, ये लूट मार मचा दें, ये किसी को ठेके दे दें, क्रोनीज को लगा दें, पोस्टिंग कर दें, ट्रांसफर कर दें, जूनियर सीनियर। इनके पास इनके किसी इसके एक्शन की ना, यहाँ पे वजीर आजम एक बादशाह बन गया है और बादशाह सलामत के कोई पावर जो है ना या उनके फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सबकी ख्वाहिश रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे उसमें इंटरफेयर जो है ना न करे, हमारी पावर्स हैं, इदारे रहें। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी पावर्स में ना इंटरफेयर करे, फिर अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, फिर आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएं, फिर आप क्रोनिज्म, अपने यहाँ पे उस पर तबलची, अपने यहाँ पे सारे उसमें एटीएम्स, डोनर्स, उनको जो बैठ के आप हाउसिंग सोसाइटीज दे रहे हैं, उनको जमीनें दे रहे हैं, अलॉटमेंट से हो रही हैं और बहुत सारे फायदे हैं, तो फिर वो चीज ना करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अता मोहम्मद बंजाल साहब ने, जैसे उन्होंने भी कहा, हामिद खान साहब ने, उन्होंने अपने दौर में इस तरह की चीजें की हैं जिससे अदलिया, सुप्रीम कोर्ट वीक हुई है, इनके अंदर डिवीजन है। ये उसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए ये हुकूमत जो है ना ये स्ट्राइक कर रही है इस वक्त इन पे। जो मैं समझता हूं कि अगर जुडिशरी जो है डाउन जाएगी, ये कितनी भी इसमें प्रॉब्लम होंगे, इनको अपना घर ठीक रखना चाहिए। अगर जुडिशरी डाउन जाएगी तो पाकिस्तान के लोगों और इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। आखिर अल्टीमेट हमें रिलीफ या रेजिस्टेंस हुकूमतों के खिलाफ ये अदलिया से मिलती है। सो अदलिया को स्ट्रांग रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए। के लिए कहा जा रहा है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।